वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। यह सेशन है इंडियन इकोनॉमी का और चैप्टर है राष्ट्रीय आय। किसी भी प्रकार की परीक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय से प्रश्न ना हो। या तो वो प्रीलिम्स है, वनडे है, व्यापम है या फिर आपका मेंस की परीक्षा। तो राष्ट्रीय आय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही अगर इस पर कमांड हो जाती है तो कभी भी आने वाले समय में प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन से। राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात किसी भी देश की अगर हम राष्ट्रीय आय देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी है और कितना स्ट्रेंथ है और उसकी स्थिति क्या है। तो सभी स्वरूप के बारे में हमें जानकारी एक ही बार मिल जाती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं देखिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, मतलब हमारी जो घरेलू सीमा है, ठीक है, घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा बाजार मूल्य पर, यहाँ एक एक शब्द पकड़ना है। सबसे पहले तो सभी निवासी, उसके बाद गैर निवासी, फिर उत्पादक इकाइयों के द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्धनों का योग, संपूर्ण अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ बता रहा है जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है। तो एक हम भौगोलिक सीमा ले लिए और उसके अंदर रहने वाले चाहे निवासी हों चाहे गैर निवासी हों, ठीक है। तो दोनों की यहाँ पे ये दोनों के उसका योग होगा और उत्पादक इकाइयों के द्वारा बाजार मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस पे, ये ध्यान देना है मार्केट प्राइस पे। तो तीन चीज़ इसमें ध्यान देना है, एक तो भौगोलिक सीमा, दूसरा निवासी, तीसरा गैर निवासी और चौथा मार्केट प्राइस पे सभी संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यहाँ देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, शेष विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे कि दूतावास और सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं। ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी सीमा कह रहा है। भौगोलिक सीमा तो है ही, इसके साथ साथ राजनीतिक, सामुद्रिक, वायुमंडल सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, शेष विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र जैसे कि दूतावास। अब हमारे देश का किसी देश में दूतावास है, मान लीजिए ईरान में दूतावास है, तो वहाँ पे भी जो कार्य हो रहा होगा अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य बोल रहा है, तो सेवा है, सैनिक अड्डे हैं तो वो भी एयरबेस वगैरह होते हैं, जैसे अन्य सैनिक अड्डे होते हैं तो वो भी इस सीमा में शामिल हैं। यहाँ पे केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। जैसे एक किसान 1000 का कपास उत्पादन करता है, इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी ले लेती है और इससे धागा बनाती है और इस धागा बना करके उसको 2000 में बेच देती है। तो 1000 में कपास ले रही है और 2000 में क्या कर रही है, बेच दे रही है। तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी इसको खरीद ली और खरीदने के बाद 3000 में बेच करके एक रेडीमेड शर्ट निर्माता जो कंपनी है कपड़े को क्रय करके 4000 में बेच देती है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के अनुसार अब केवल 4000 ही शामिल किया जाएगा। मतलब 1000 में आपने क्या लिया, कपास लिया, 2000 में धागा बना दिया, 3000 में आपने इसको शर्ट निर्माता कंपनी को कपड़ा बेचा है और 4000 में अब ये शर्ट बन गया। तो 1000 की का सामग्री जो है वो 4000, तो अंतिम मूल्य ही मान्य होगा, मतलब 4000 ही मान्य होगा और इसी की गणना की जाएगी अंतिम वस्तु एवं मूल्य के रूप में। तो जब भी जीडीपी की गणना की जाएगी तो वो 1000 के कपास की नहीं बल्कि अंतिम, मतलब 4000 का जो शर्ट बना है उसकी गणना की जाएगी। काफ़ी बेहतर तरीके से किताब में एग्जाम्पल से समझाया जाता है। एक बार अगर हम समझ लेंगे तो कभी हमसे गलती नहीं होगी। तो बाजार कीमत पर है, मतलब 4000 का शर्ट था बाजार कीमत पे, और सकल घरेलू उत्पाद है मतलब उस भौगोलिक सीमा में अंतिम वस्तु और सामग्री का मूल्य, सेवा का मूल्य है। अब देखिए पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। संभावित जीडीपी से आशय है किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभावित जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो एक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है, देश के उत्पादन के कारकों को पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तु और सेवाओं का वास्तविक मूल्य है। किसी भी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा बोल रहा है कि भविष्य में संभाव्य जीडीपी के
उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है और अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। संभावित जीडीपी के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग, देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता। सबसे पहले देखिए भौतिक पूंजी का पूरा उपयोग हो, पहले हमारे पास जो पूंजी है उसका उपयोग हो जाए, फिर हमारा जो मानव संसाधन है उसका उपयोग हो जाए, फिर श्रम का इष्टतम वितरण हो, कौशल क्षमता भी ठीक होनी चाहिए, फिर उत्पादन से जुड़े कारकों की उच्च क्षमता, तकनीक के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी सही होना चाहिए, फिर कॉम्पिटिटिव है तो बाजार व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता। तो संभावित जीडीपी के निर्धारित कारक कौन कौन अफेक्ट करता है? तो इतनी सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती है। पूंजी है, मानव संसाधन है, श्रम है, कौशल है, तकनीक है और आपका प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक स्थिरता है। अब आते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने देखा था सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, वही डी जो है एन में कन्वर्ट हो जाएगा। डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से कन्फ्यूजन अब शुरू होता है, इसलिए ध्यान देंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ हट रही है, क्या चीज़ जुड़ रही है और वो क्यों जुड़ रही है। तो जीडीपी था, अभी ये जीएनपी में कन्वर्ट हो गया है। तो बाजार मूल्य पर अभी भी बाजार मूल्य ही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा अर्थात देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग है और यह सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या बदला आप देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था ये भौगोलिक सीमा है, यहाँ पे निवासी भी हैं, गैर निवासी भी हैं, दूतावास, सैनिक अड्डा सब पढ़ लिया था। इसके अंदर पढ़ा था बाजार मूल्य पे अंतिम वस्तु और सेवा का योग। अब इसी में क्या चीज़ घट जा रहा है? जो निवासी और गैर निवासी वाला था उसमें अब यहाँ आ जाएगा ओनली देश के निवासी, ठीक है। तो अब ये इस घरेलू सीमा के अंदर हो या फिर इस घरेलू सीमा के बाहर हो, ठीक है, अंदर हो या फिर बाहर हो। तो इस घरेलू सीमा के अंदर हो या बाहर हो, देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य पर ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो जब हम जीएनपी की बात करते हैं, जीएनपी की बात, तो ओनली निवासी आएंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे? जैसे जीएनपी में बीच में क्या है? एन है, एन, ठीक है। जीडीपी की तुलना में यहाँ पे एन है, एन फॉर क्या हो जाएंगे? नागरिक। तो याद रखिएगा जब भी एन की बात आती है तो ओनली आपके नागरिक होंगे, चाहे वो अंदर रह रहे हो चाहे बाहर रह रहे हो। तो जीडीपी मार्केट प्राइस और जीएनपी मार्केट प्राइस में अंतर बताया है कि एक ही देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। और एक ही देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर केवल निवासियों के द्वारा, केवल निवासी मतलब हमारे यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें सिर्फ निवासी कौन है? कोई भी एनआरआई या फिर बाहर के देश से आया हुआ व्यक्ति, उसकी आय नहीं। और अगर दूसरे देश में, मान लीजिए यूरोप में, अमेरिका में हमारा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारा निवासी है ना, तो उसके द्वारा भी अर्जित की गई आय जो है उसके कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। मान लीजिए हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रशिया में रह रहे हैं, आपके यूरोप में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं और वहाँ कुछ आय उनको प्राप्त हो रही है विदेश में, लेकिन है हमारे निवासी। जीएनपी में एन का मतलब क्या है? निवासी। तो हमारे भारत के निवासी चाहे वो जिस भी देश में रह रहे हो, ठीक है, तो उनसे प्राप्त आय को भी अगर हम जीडीपी में जोड़ देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी निकल आएगा। तो विदेशों से प्राप्त निवल आय इज इक्वल टू देश के निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा में अर्जित आय माइनस गैर निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय। तो अब हमें इस सीमा के अंदर जो गैर निवासी रह रहे थे उनकी आय को घटा देना है, ठीक है। तो जब हम घटा देंगे इनकी आय को तो ये हो जाएगा हमारा जीएनपी। कई बार घुमा घुमा के पूछेगा, इधर उधर करके हमेशा याद रखना है कि देश के निवासी हैं, अब वो चाहे जहाँ रहें, उसकी सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। और जीडीपी में सीमा का निर्धारण है, निवासी भी हो सकते हैं, गैर निवासी भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब बाजार कीमत पर
शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध मतलब कि हम नेट आ गया। नेट होता है तो क्या होता है, देखिए जब भी नेट की बात आए, जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्य में कमी होती है, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। डेप्रिसिएशन, देखिए दोस्तों, जब भी आपको जीडीपी से जीएनपी करना है, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ओनली निवासी। अब हम कर रहे हैं एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी कर रहे हैं, मतलब जी की जगह पे क्या ला रहे हैं, एन। तो जब भी एन लाएंगे तो नेट लाएंगे, तो जो भी चीज़ है उससे माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी थी 2 साल पहले, उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है, आज के डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 8 लाख रुपए, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ। एक घर आपने लिया था, मान लीजिए 40 लाख में एक घर लिया था, ठीक है, घर लिया था, तो कुछ भी घिसावट होगी ना, ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन घर भी पुराना हो रहा है, नए डिज़ाइन का नहीं है, डेप्रिसिएशन होगा और उसकी वैल्यू मान लीजिए हो जाती है 35 लाख, तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, घट रहा है। तो कोई भी सामग्री अगर आप लेते हैं और उसमें मूल्यह्रास जो होता है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा नेट। तो जब भी आपको नेट लाना है मतलब डेप्रिसिएशन, तो जब भी किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी होती है, जिसे कि मूल्यह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, माइनस मूल्यह्रास। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस उपलब्ध हो जाएगा। तो नेट कैसे निकालते हैं, जब भी नेट की बात हो मतलब वहाँ कहीं ना कहीं मूल्यह्रास हुआ है। अब आइए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ शुद्ध भी आ गया है, राष्ट्रीय भी आ गया है, उत्पाद आ गया है, तो एनएनपी आ गया है, 2 बार एन आ गया है, ठीक है, 2 बार एन आ गया है। तो आइए देखते हैं कि एक बार एन तो हमको पता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब आएगा, 2 बार एन कैसे आएगा। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में एवं देश के सीमा से बाहर किए गए वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य से है। फिर से पढ़ेंगे, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों के द्वारा, तो एक एन का मतलब तो क्या है, निवासी, ठीक, एक एन का मतलब निवासी हो गया, द्वारा देश की घरेलू सीमा एवं देश के सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, एनएलपी कहते हैं। इसमें देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में अर्जित आय को घटा लिया जाता है। तो इस अंतिम उत्पाद में मूल्यह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक एन का मतलब था नागरिक और दूसरे एन का मतलब था डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, ह्रास को माइनस करना है। तो जब भी एन आएगा, एन या तो वो नेट के लिए आएगा या फिर वो आपका नागरिक के लिए आएगा, है ना, ये याद रखना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूल्यह्रास को भी घटा रहे हैं। ये देखिए मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है और दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, ओनली निवासी। तो एक एन का मतलब निवासी हो गया, एक एन का मतलब ह्रास हो गया, नेट। तो ये है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल, अभी हम लोग सकल पढ़े थे, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को आप घटा दीजिए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू, जो जीडीपी हम लोग पढ़ रहे थे उसका एनडीपी किए थे, एनडीपी कब किए थे, जीडीपी का एनडीपी कब किए थे, जब हम निवासी वाला देख रहे थे, ठीक है, निवासी वाला देख रहे थे तो जीएनपी किए थे और नेट किए थे जब मूल्यह्रास को माइनस किए थे, ठीक है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय, विदेश से जो हम आय प्राप्त कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ दिए हैं
तो ये क्या हो गया आपका बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विदेशों से प्राप्त आय निवल आय इक्वल टू है भारत के द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों के द्वारा भारत में अर्जित आय। बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिए कि कब नेट है और कब नेशनल है। ठीक है, एक बार और चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, जीडीपी। जीडीपी में क्या देखें, जीडीपी में क्या देखें, कुछ नहीं देखें, सिर्फ एक भौगोलिक सीमा देखें, उसके अंतर्गत निवासी हो गैर निवासी हो डजेंट मैटर, अंतिम सेवा और उत्पादन रहेगा, लेकिन मार्केट प्राइस पे रहेगा। ठीक, कुछ नहीं है, ये है जीडीपी। ठीक, अब हम जीडीपी से क्या किए, हम पढ़े जीएनपी। जीएनपी मार्केट प्राइस में ही रहेगा। अब यहाँ क्या अंतर आ जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा, कुछ अंतर नहीं आना है। भौगोलिक सीमा के अंदर क्या था, देश के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर हो या फिर घरेलू सीमा के बाहर हो, तो यहाँ पे मेन चीज़ है निवासी। ठीक है, निवासी होना चाहिए, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, मार्केट प्राइस पे ही अंतिम सेवा और वस्तु का उत्पादन क्या हो गया, जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में अब नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आगे जब हम पढ़े एनडीपी, ठीक है, तो एनडीपी में क्या पढ़े, एनडीपी में क्या पढ़े, यहाँ पे जो भी हमारा जीडीपी था, जीडीपी था, जीडीपी मतलब क्या था, अंदर निवासी हो या गैर निवासी हो, मार्केट प्राइस हो। ठीक है, इसमें से हमको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि मूल्यह्रास। तो ये क्या हो गया, एनडीपी हो गया, एनडीपी हो गया। तीन चीज़ एकदम क्लियर हो गया, जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी। तो मूल्यह्रास घटा दिए तो ये हो गया एनडीपी आपका। अब मूल्यह्रास घटा दिए हैं, अब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह रहा है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक तो आपको यहाँ पे दिक्कत ये है कि नागरिक ही लेना है, नागरिक ही लेना है, क्योंकि एक एन है नागरिक वाला और दूसरा एन हमको लेना है नेट, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तो नागरिक ही होना चाहिए और दूसरा मतलब उस देश के निवासी ही होने चाहिए, और दूसरा है कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। ये तीन चार कंसेप्ट याद रहेगा, तो ये फार्मूला घुमा फिरा के आप पढ़ते रहिए। फिर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय। अभी तक हम मार्केट प्राइस देख रहे थे, अब देखेंगे फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है कि उस राष्ट्रीय उत्पाद से जिसका मूल्य साधन लागत पर अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। इस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को से जो आय प्राप्त होती है वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है। साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद की साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम को प्राप्त होने वाली आय क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि सम्मिलित करते हैं। जब हम इस साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं अर्थात वस्तु पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं, तो हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। देखिए बाजार मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है कि कोई भी सामग्री है, मान लीजिए कोई भी सामग्री है, ये एक सामग्री है और ये हमें मार्केट प्राइस पे मिलती है 1000 में। 1000 में आप जब बाज़ार में लेने जाते हैं, मान लीजिए गैस का सिलेंडर ही है, ठीक है, गैस का सिलेंडर ही है, ये आपको मिलता है मान लीजिए 1000 में, ठीक है, 1000 में। तो ये मार्केट प्राइस कैसे बना, ये कैसे बना कि मान लीजिए इसका जो फैक्टर कॉस्ट था वो था, फैक्टर कॉस्ट अगर इसका था 900 रुपये, 900 रुपये इसका फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है। इसमें टैक्स लगा 1100, मतलब कि 200 रुपये कॉस्ट आपका टैक्स लग गया, लेकिन सरकार ने सब्सिडी दे दी 100 रुपया, 100 रुपये सब्सिडी दे दी, तो कुल मिला के 1000 का पड़ा, ठीक है। तो जो भी इसमें टैक्स लगा था और सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो प्लस माइनस करके हमको ओरिजिनल वैल्यू में 1000 में ये उपलब्ध हो गया। तो जब हम इस साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं और वस्तु पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, यही कहानी कहा है। जब हम एक साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं, वस्तु पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं, तो हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। जब सरकार वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो इससे वस्तुओं में बाजार की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, हमने देखा ना कि 900 का सिलेंडर था, 900 का सिलेंडर था, इस पर 200 का टैक्स लगा दिया, तो ये 1100 का हो गया, रेट इसका बढ़ गया। लेकिन अब हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर है, सरकार को थोड़ा सब्सिडी देना है, तो अब इसमें हम राहत के लिए आर्थिक सहायता को घटा देंगे। तो आर्थिक सहायता सरकार 100 रुपये का आर्थिक सहायता दे रही है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपये हो गई सिलेंडर की, ठीक है। आशा है कि समझ में आ गया होगा।
साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देने पर प्राप्त किया जा सकता है। निवल अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी के बीच का अंतर होता है। अब इसको घुमा फिरा के कठिन शब्दों में कैसे भी करके पूछे, सिलेंडर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा तो ये प्लस माइनस जो भी फार्मूला है वो आपको बनाते बनेगा, नहीं तो शब्दों के जाल में उलझ जाने पे दिमाग काम नहीं करेगा। कब जीडीपी हुआ, कब जीएनपी हुआ, कब एनएनपी हुआ, बस एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखना है, उसके बाद सभी में वही फार्मूला बैठाना है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? साधन लागत पर जो भी उत्पाद हो रहा है वो प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, यही कहा गया। निवल अप्रत्यक्ष कर भी यही होगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद का फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम देते हैं तो बाजार मूल्य पर जो भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये निवल अप्रत्यक्ष कर है, न कि अप्रत्यक्ष कर, ये याद रखना है, निवल, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी घटा दिए तो ये निवल आ गया। कभी कभी फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता है कि हम इसे घटा रहे हैं न कि इसे, ठीक, मतलब टैक्स को घटा के सब्सिडी जोड़ना ही निवल अप्रत्यक्ष कर है। कुल मिला के बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। टैक्स को जोड़ो, सब्सिडी को घटा दो, आगे आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट की जब भी बात होगी, साधन लागत की बात होगी, तो ये कर और सब्सिडी वाला खेल आपको करना है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब आइए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जब भी जी आ जाए भैया, जी मतलब ग्लोबल, ठीक है, जब भी जी आ जाए मतलब ग्लोबल, मतलब निवासी हो चाहे गैर निवासी, हम दोनों को लेंगे। तो ग्लोबल की जब बात आती है तो हम वसुधैव कुटुंबकम हो जाते हैं। जीडीपी में जी की जब बात आती है तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से निवासी को भी ले लेंगे, गैर निवासी को भी ले लेंगे। तो जब भी एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों एवं गैर निवासियों के द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आय होती है जिसमें कि मूल्यह्रास शामिल किया जाता है, तो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से कर को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी, जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी तो जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी, ठीक। अब हम 3-4 कंसेप्ट बना चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। जब भी जीडीपी से ये एनडीपी हो, जीएनपी होगा, जीएनपी मतलब डी का एन होगा, तो एन का मतलब है कि ओनली निवासी, ठीक, ओनली निवासी। जब भी इस जीडीपी का एनडीपी हो जाएगा, एनडीपी, ठीक है। जब भी देखिए एन नेट की बात आती है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। जब भी फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी तो जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पहले साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, दोनों में पढ़ना है। साधन लागत बोला मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। शुद्ध घरेलू नेट पूछ रहा है, जब भी नेट की बात आएगी तो क्या होगा, मूल्य ह्रास घट जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा अवधि के दौरान एक देश में घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक में कुल जोड़ से है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद में निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर, तो निवल अप्रत्यक्ष कर क्या है, जोड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी, को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ भी है, एनडीपी है मार्केट प्राइस, उसमें से निवल को घटा दीजिए तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे आपका एनडीपी। फिर आइए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ बताइए, फैक्टर कॉस्ट जैसी देखा, जोड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। उसके बाद नेट जैसी देखा, नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन को माइनस करो, मूल्यह्रास को माइनस करो, ठीक है। तो देखिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर, घरेलू सीमा लीजिए, उसके अंतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसमें कि मूल्यह्रास शामिल होता है, जिसका साधन लागत पर आकलन किया जाता है। इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। साधन लागत में शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। साधन लागत में शुद्ध राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कितना घुमा के, मतलब इसीलिए हम भूल जाते हैं एग्जाम में, याद ही नहीं रहता कि लिखना क्या चाह रहे थे और पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले जब आप डेफिनेशन लिखेंगे या फिर समझेंगे इस चीज़ को, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट,
फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है सबसे पहली चीज़ तो। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। यही राष्ट्रीय आय है। आपकी राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है ना, राष्ट्रीय आय की जब गणना होगी तो यही राष्ट्रीय आय कहलाता है कि साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब जब आप टैक्स को जोड़ लिए हो, सब्सिडी को घटा लिए हो, ठीक है, और घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसमें कि मूल्य ह्रास को घटा लिए हो, ठीक है, नेट आ गया मतलब मूल्य ह्रास घट गया है, तो इसका साधन लागत पर आकलन किया जाता है। इसमें विदेशों से जो शुद्ध आय हमको प्राप्त होती है उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ एन है, एन है, एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट टैक्स जोड़ना है, सब्सिडी घटाना है। इस एन का क्या मतलब है? नेट, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करो, मूल्य ह्रास को घटा दो। इस एन का क्या मतलब है कि हमारे निवासी का पैसा है भैया, चाहे वो जहाँ हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो यूरोप में हो, हमारे निवासी का पैसा है, ठीक है। तो 3 चीज़ क्लियर हो गया। एक तो हमारे निवासी का पैसा है, दूसरा जो भी पैसा है उसमें से मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन को घटा दो, तीसरा ये है कि फैक्टर कॉस्ट पे होना चाहिए, जोड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। इसके बाद जो पैसा आपको प्राप्त होगा ना, उसके बाद जो आपको करेंसी मिलेगी, ये है आपकी राष्ट्रीय आय, ये है आपकी राष्ट्रीय आय। इसलिए कभी पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो कैसे करेंगे, तो करेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कभी भी मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, ये हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम देखें कि यहाँ तो भैया डी है, ठीक है, यहाँ तो डी है, तो डी है मतलब डोमेस्टिक है, मतलब कि हम यहाँ पे नेट की बात नहीं कर रहे हैं, निवासी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम निवासी गैर निवासी दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, घरेलू सीमा के अंदर की बात कर रहे हैं। तो जब भी ये सब एन हो जाएगा, एन पी हो जाएगा, लेकिन वो फैक्टर कॉस्ट भी होगा, तब इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। सभी तरीके से मैंने बता दिया। अब ये शब्दों का जाल देखिएगा, शब्दों का जाल बहुत खतरनाक रहता है, कंफ्यूज करता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो ये तो सिंपल कह दिया कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से मूल्य ह्रास घटा दो, तो ये जी बदल जाएगा एन में, जी बदल जाएगा एन में, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, दूसरा बोल रहा है साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद होता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से घटा दो निवल प्रत्यक्ष कर, मतलब जोड़ दो टैक्स, घटा दो सब्सिडी, जोड़ दो टैक्स, घटा दो सब्सिडी। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से घटा देंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रहेगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, मतलब कि एनडीपी, इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, तो ओनली फॉर निवासी हो जाएगा, मतलब सॉरी ओनली फॉर निवासी नहीं, मतलब हमारे निवासी चाहे जहाँ हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, उसकी आय को जोड़ दिया जाएगा। पढ़ने के लिए सब पढ़िए, याद वही रखिए जो शुरू में बताया गया है। मूल्य ह्रास देखिए, मूल्य ह्रास क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संपत्तियों अर्थात भवन, मशीन, औजार आदि के मूल्य में गिरावट या कमी होती है, उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जो भी आप सामान खरीदे और उसमें जो भी कमी होगी, कोई भी सामान खरीदे हैं, चाहे वह मतलब टेक्निकल यूज़ वाला हो, मशीनरी हो, घर हो, भवन हो, औजार हो, उसको उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली संपत्ति में जो मूल्य ह्रास होता है, कमी होती है, गिरावट होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल आय क्या है? राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल आय की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद में देश के निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना केवल निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा देश के अंदर एवं बाहर वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य से किया जाता है। इसे विदेशों से प्राप्त निवल आय कहता है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया होगा आगे, जब एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो और अच्छे एग्जाम्पल है वहाँ पे। भारत का व्यक्ति अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में पढ़ाता है, मान लीजिए सेवा दे रहा है, और उससे प्राप्त होने वाली आय भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगी। यदि इसी प्रकार यदि कोई अमेरिका चिकित्सक भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उसकी आय जुड़ी जाएगी। तो विदेशों से प्राप्त निवल आय अगर हम देखते हैं तो भारत के नागरिकों के द्वारा विदेश में जो अर्जित की गई आय है, और भारत के नागरिक जो विदेश में कमा रहे हैं माइनस विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में अर्जित आय, दोनों को माइनस कर देंगे तो विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल आय हमारी निकल जाएगी।
अब है भारत के सामान्य निवासी और गैर निवासी की अवधारणा। एक सामान्य निवासी सामान्यतः वह व्यक्ति होता है जो संबंधित देश में निवास करता है, जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। तो किसी भी देश में मान लीजिए कोई निवास कर रहा है और वहाँ पे कमा खा रहा है, तो उसकी आर्थिक रुचि तो वहीं रहेगी, उसी देश में केंद्रित होगी। तो सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्तियों एवं संस्थाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। एक देश में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, किंतु इन संगठन में काम करने वाले भारतीयों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी हैं, न कि उस देश के जिसमें वे काम करते हैं। क्या बोल रहा है? विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ एवं सशस्त्र सेना के सदस्य जो उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी होते हैं, न कि उस देश के जिसमें वे काम करते हैं। अब हमारे दूतावास में कोई कूटनीतिज्ञ काम कर रहा है, मान लीजिए ईरान में काम कर रहा है, तेहरान में, तो वो क्या ईरान का कहलाएगा? वो तो भारत का कहलाएगा ना। तो जिसके वे निवासी होते हैं, ना कि उस देश के जिसमें वे काम करते हैं। तो भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाला भारतीयों को भारतीय निवासी माना जाता है, जबकि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशियों को भारत के गैर निवासी माने जाते हैं। शेष विश्व में कार्यरत भारत के राजदूत, उच्चायुक्त भारत का निवासी सामान्य निवासी माना जाएगा, जबकि भारत में उपस्थित शेष विश्व के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भारत का गैर निवासी माना जाएगा। शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। बात यही है कि जो हमारा आदमी वहाँ काम कर रहा है वो हमारा ही है, चाहे जहाँ काम करे, और बाहर का आदमी जो यहाँ काम कर रहा है वो बाहर का है, चाहे जहाँ काम करे। अब कोई मनोरंजन के लिए गया है, अवकाश बिताने गया है, चिकित्सा अध्ययन, खेलकूद के लिए गया है, तो वो देश में आए विदेशी सैलानी है, तो वो सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों के कर्मचारी होते हैं एवं जिनकी आर्थिक रुचि का केंद्र वह देश नहीं होता, ऐसे सभी व्यक्तियों को गैर निवासी माना जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत संबंध, इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अभी जो बात कही गई है वही है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी क्या पढ़े थे हम लोग? जीडीपी वो पढ़े थे कि एक है घरेलू सीमा, इसके अंदर रहने वाला निवासी हो, गैर निवासी हो, मार्केट प्राइस पे अंतिम सेवा और वस्तुओं का मूल्य जो है ये कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब इसको जीडीपी को हम जीडीपी में जी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मान लीजिए एन में, जीएनपी बना दे रहे हैं। ठीक है, जीएनपी बना दे रहे हैं। तो इस डी को एन करने के लिए ओनली निवासी था, ओनली निवासी। अब यहाँ निवासी की बात नहीं आ रही, यहाँ पे भी कुछ और बात है, लेकिन याद रखेंगे डी को एन करने के लिए हो गया था कि केवल निवासी की बात की जाएगी। अगर हमें इसको बदल देना है, जीडीपी को हम कर रहे हैं एनडीपी। अब हमने कहा था जी को एन करना है, तो नेट मतलब कि मूल्य ह्रास। तो अब देखिए, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, इसमें से जब आप मूल्य ह्रास घटा दिए, यही बात कहेगा ये भी, मूल्य ह्रास आप घटा दिए हैं, तो ये क्या हो गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। अब इस एनडीपी को, मार्केट प्राइस को करना है आपको फैक्टर कॉस्ट में, तो जोड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ रहा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस हो रहा है ना, जुड़ जाएगा तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, घट जाएगा तो ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप मूल्य ह्रास जोड़ देते हैं तो फिर ये एनजी में बदल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मूल्य ह्रास, देखिए मूल्य ह्रास को जोड़ दिए तो फिर ये बदल जाएगा। पूरा ऐसे घुमा के वही बात कहा है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे तो ये फिर मार्केट प्राइस बदल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कब जी आएगा, कब एन आएगा, कब मार्केट प्राइस आएगा, कब फैक्टर कॉस्ट आएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया, उसी को याद रखिएगा। यहाँ पे एक और ही बताया है, यहाँ पे क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जब भी जी को हम एन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट। ठीक है, एन हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, मूल्य ह्रास माइनस होगा। देखिए हो रहा है, पहला चीज़ मूल्य ह्रास माइनस हो रहा है। उसके बाद मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। ठीक, तो ये पूरी कहानी यही है। उसके बाद जीएनपी हो गया, तो ओनली नागरिक वाली बात हो गई है, यहाँ पे ओनली नागरिक वाली बात हो गई है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेश से प्राप्त होने वाले आय को घटा देंगे
या विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध कारक आय को जीडीपी में जोड़ देंगे तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, साधन लागत पर यही राष्ट्रीय आय है, हमने अभी देखा था यही राष्ट्रीय आय है जब सब एन हो जाता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि नेट भी हो जाएगा, मतलब मूल्यह्रास भी घट जाएगा और जुड़ेगा टैक्स घटेगा, सब्सिडी भी माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या मिलेगा हमको, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक दो बार सुन लेंगे और इसको रिवाइंड करके या फिर पॉज करके, तो फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सकल मूल्यवर्धन क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। कई बार आप लोग देखते होंगे राज्य का जीवीए कितना है। तो सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को शुरू किया गया था 1516 में किया गया था, 10 साल हो गया। सकल मूल्यवर्धन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, चाहे कि वो प्राइमरी सेक्टर हो, द्वितीय सेक्टर हो, तृतीय सेक्टर हो, सभी को जोड़ करके कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि यानी कि जीवीए क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादन इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादन एवं इकाइयों के द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस तृतीय क्षेत्र में किए गए सकल उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा किए गए सकल मूल्य वृद्धि। कहानी छोड़ दीजिए, क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसके द्वारा जो भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है वही होता है, जो मूल्य वृद्धि होती है वो होता है सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब फॉर्मूला देखेंगे तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस एनडीपी है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्यह्रास, नेट, ठीक है। जब भी नेट आएगा तो आपका मूल्यह्रास माइनस हो जाएगा। साधन लागत पे अगर आता है तो जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यहाँ पे देखिए घटा दिया है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया है। यहाँ पे मूल्यह्रास को घटा दिया है एन बनाने के लिए, यहाँ फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी कर दिया है। और अगर राष्ट्रीय जहाँ आ गया, नेशनल आ गया, नेट नेशनल आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो विदेशों से प्राप्त मतलब हमारे निवासी जो हैं वही जो कमा रहे हैं उसको हम लेंगे नेट के लिए, तो ये हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ठीक है। व्यक्तिगत आय क्या होता है, पर्सनल इनकम। एक बार देखा है मेंस के क्वेश्चन में आ गया पर्सनल इनकम के बारे में बताइए। तो व्यक्तिगत आय कौन सी आय होती है, वह आय होती है जो देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है। वास्तव में क्या प्राप्त होगी, मतलब वास्तव का क्या मतलब है, दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आय व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा चालू हस्तांतरण का जोड़ है। अर्थात व्यक्तिगत आय परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का जोड़ है। देखिए ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको ध्यान देना है। आप किसी भी सोर्स से कमा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स से कमा रहे हैं, तो सभी सोर्स से जो इनकम आ रही है व्यक्ति एवं परिवारों के द्वारा सभी स्रोतों से जो प्राप्त आय है वो पर्सनल इनकम है। लेकिन व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या होगा, क्या आप जितना कमा रहे हैं सारा व्यय कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें इनकम टैक्स भी देना है, ठीक है, इनकम टैक्स भी देना है आपको, और भी आपके खर्च हैं। तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आगे वही आय होती है जो अधिकतम मैक्सिमम आय है, जो जिसे एक व्यक्ति या परिवार किसी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्रय एवं उपभोग पर बिना अपनी संपत्ति में कमी लाए हुए या ऋण देयता में वृद्धि करते हुए खर्च कर सके। कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, मान लीजिए कि आपको एक साल में 5 लाख की आय होती है, 5 लाख की आय होती है, इसमें आप 30,000 इनकम टैक्स भर देते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं भर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए कि 30,000 आप, अच्छा चलिए रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी आय मान लीजिए हो रही है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए की आय हो रही है, 10,000 आप टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, 10,000 आप टैक्स भर रहे हैं। इसके अलावा आपको ऋण भी लेना पड़ रहा है किसी कार्य के लिए, ठीक है। तो ये आय आपकी जो खर्च करने योग्य आय होगी ना, खर्च करने वाली जो आय होगी वो ऐसी आय होगी जो आप टैक्स दे रहे हैं उसको घटा लीजिए, और जिससे आपकी ऋण देयता में वृद्धि ना हो, ऋण देयता में वृद्धि ना हो, आपको ऋण वगैरह को माइनस करके जो एक्चुअल खर्च करने योग्य आय आपके पास बचेगा वो होगा। अब यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों और परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय एवं संपत्तियों पर लगाए गए सभी प्रकार के करों को भुगतान करने के बाद बचता है। तो व्यय योग्य आय है तो निजी उपभोग व्यय और घरेलू बचत को जोड़ दिया है। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय में व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर को जोड़ दिया, टैक्स वैक्स को घटा दीजिए, ऋण वगैरह को घटा दीजिए, उसके बाद जो आपके पास एक्चुअल बचत होता है वो होता है
खर्च करने योग्य आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश के में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई कुल जनसंख्या। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दे तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद डिवाइड बाई कुल जनसंख्या। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई कुल जनसंख्या था, ये है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद डिवाइड बाई कुल जनसंख्या। तो सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो गया, ये प्रति व्यक्ति आय हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों से प्राप्त आय का योग उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय। कभी भी इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, 3 विधियाँ हैं आपको आय मापने की। या तो आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड, आपकी आय कितनी है, इनकम मेथड, और व्यय आपका खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो उत्पादन विधि क्या है? अर्थव्यवस्था में जो कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों की अंशदान की माप को प्रस्तुत करता है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, जिसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कह रहे हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादन। भैया देख लिए कि कौन कौन सा उत्पादन इकाई था, कितना कितना। अभी इसको हम बार बार नहीं करेंगे। जी कब एन हुआ, कब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट हुआ, इसको हम बार बार नहीं करेंगे। एक बार कर चुके हैं, कन्फ्यूजन होता है बार बार पढ़ने से। उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय में सावधानी क्या रखनी है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करना है। मान लीजिए कि एक ही वस्तु को बार बार, एक साइकिल लिए थे, उसी को बार बार सेकंड हैंड थर्ड हैंड बेच रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसको क्रय विक्रय में शामिल नहीं करना है। इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। सेम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है तो इसी की हो। ये नहीं होगी फिर 2024 का उठा के ले आए। एक तो पुराना चीज़ नहीं शामिल करना है, दूसरा उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। तीसरा, उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अंतिम का केवल होगा। अब भाई कॉटन खरीदे, उससे धागा बनाए, फिर उससे कपड़ा बनाए, फिर उससे शर्ट बनाए, तो धागा भी जुड़ेगा, कपड़ा भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ शर्ट जुड़ेगा अंतिम। ठीक है, सिर्फ अंतिम जुड़ेगा। तो इसलिए बीच माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा, उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। बार बार क्रय विक्रय शामिल नहीं होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगी। अगर स्टॉक में कोई चीज़ रख लिए थे, मान लीजिए सोना ही रख लिए थे, अब उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो वो राष्ट्रीय उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगी, पिछले वित्तीय वर्ष वाला, है ना। एक परिवार या गृहस्थ के द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अपने बगीचे में, गार्डन में काम कर रहे हैं और उस समय कुछ उत्पादन हो रहा है, तो उसको अवकाश में, है ना, रेगुलर नहीं, अवकाश में बोला है। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। कभी कभी ना, ये IAS के पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसा स्टेट में नहीं आता, लेकिन फिर भी अब जो पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से उत्पाद विधि के द्वारा क्या क्या सावधानी है, कौन सी सावधानी नहीं बरती जाएगी, ऐसे करके कभी ऑप्शन में आता है। तो उत्पादन उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, पुराना उराना कुछ नहीं करना है। अवकाश में जो काम किए वो सब गणना नहीं होगी, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब आय विधि देखिए, इनकम मेथड। उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है, जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित किया जाता है। तो आय विधि में क्या होता है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी उद्यम कर रहा है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, कर्मचारी है, तो उसको हम नगद मजदूरी दे रहे हैं, किस्त के रूप में भुगतान कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, कोई भी प्रकार का जो लाभ दे रहे हैं, तो ये सभी आता है आय विधि के अंतर्गत। मिश्रित आय को जोड़ करके मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है और इसे शुद्ध मूल्यवर्धन अर्थ फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो यह साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा। तो लगान, मजदूरी, ब्याज, पेंशन, कोई भी चीज़ हम दे रहे हैं वो हो जाएगा आपका, इसमें इनकम में आ जाएगा। तो आय विधि के द्वारा क्या क्या सावधानी रखेंगे, देखिए एक बार इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, इसको आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेंशन मतलब हस्तांतरित आय है ना, ये आय थोड़ी किसी को दे दिया गया है ऐसे ही दान जैसा, तो इसको नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी कार्य जैसे चोरी है, चोरी में आप कमा लिए, सट्टेबाजी, जुआ में कमा लिए, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
लॉटरी से प्राप्त आय उसको शामिल नहीं किया जाएगा। पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय नहीं किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान है, इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। और सेवानिवृत्ति से जो पेंशन मिलती है उसे किया जाता है क्योंकि वो तो सेवानिवृत्ति, वो उसका मेहनताना है ना, मतलब पहले उसने उसके लिए वर्क किया हुआ है। व्यय विधि देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या फिर बचत पर। तो उपभोग कर रहे हैं आप, कमा लिए, अब खर्च करेंगे, तो भाई कुल उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग, व्यय और कुल बचत का योग होती है। कितना आप खर्चा किए, आप 1000 रुपये कमाए थे, उसमें से 800 रुपये आप खाना खर्चा ये सब में खर्च कर लिए और 200 रुपये आप बचत कर लिए हैं। तो दोनों का योग, बचत जो किए हैं और जो खर्च किए हैं, दोनों को मिला करके व्यय विधि यही होती है कि आपका उपभोग व्यय भी होगा और बचत, दोनों का योग होगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवा पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है, जिसमें कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय और निवल विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश जो कर रहे हैं, निवेश भी तो करेंगे ना, खाली खाएंगे बचाएंगे थोड़ी, कुछ निवेश भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो सब चीज़ जोड़ जाड़ के ये आ जाएगा व्यय विधि। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वही चीज़ बार बार बोलता है। ठीक है, जीडीपी है, कब जीएनपी हो गया, कब वो एनडीपी हो गया, कब एनएनपी हो गया, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत अच्छे से बताया है। तो व्यय विधि के द्वारा क्या क्या सावधानी बदलें। कुल व्यय की माप करते समय दोहरी गणना केवल अंतिम व्यय को ही करना है कि अंतिम व्यय कितना हुआ, दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। पुरानी वस्तुओं, पुराना है तो व्यय उसको क्यों शामिल करोगे, इसी वित्तीय वर्ष का करना है। शेयर और बॉन्डों पे किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं एक नज़र में। अगर जब आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, अभी तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज करेंगे तो क्या आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे? नहीं, केवल ये वाला चार्ट पढ़ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केवल ये वाला चार्ट पढ़ लेंगे, 2 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार पे एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, कई बार बताया, अब याद हो गया होगा, घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित गैर निवासी हो, ठीक है, अंतिम सेवा और मूल्य मार्केट प्राइस में क्या होगा, जीडीपी। ठीक, जीडीपी क्लियर हो गया। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, इसका फॉर्मूला जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त होने वाला शुद्ध कारक आय। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध, अब शुद्ध आ गया ना, नेट आ गया, नेट, जब भी नेट आएगा मूल्य ह्रास को माइनस कर देना है। ठीक है, और जब भी राष्ट्रीय आएगा तो फिर एक एन आ जाएगा, ये वाला एन आ जाएगा, तो एनएनपी यही आपका क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो नहीं, राष्ट्रीय आय तो फैक्टर कॉस्ट पे होता है ना, ये एमपी है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट प्राइस है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस स्थिर पूंजी पर उपभोग या फिर मूल्य ह्रास, जब भी एन आएगा मूल्य ह्रास तो डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जब हमको एनएनपी बनाना है तो विदेशों से प्राप्त होने वाला शुद्ध आय, ये डी क्या हो गया है, अभी एन बदल गया है। इस डी को देखिए, एनडीपी में डी जो बीच में था वो एन हो गया है। एन मतलब नागरिक, मतलब कि विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को घटा देंगे, हमारे सिर्फ नागरिक का होना चाहिए। कारक लागत पर फैक्टर कॉस्ट पे जब भी होगा, फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी, तो फैक्टर कॉस्ट पे जब बात आती है तो आपको अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है, आर्थिक सहायता टैक्स जोड़ेगा, सब्सिडी घटेगा। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे मूल्य ह्रास को फिर से जोड़ दिया। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो विदेशों से जब ये राष्ट्रीय आ गया, राष्ट्रीय, तो विदेश भावना जागृत कर लीजिएगा, विदेश से जो प्राप्त होने वाले शुद्ध आपको ले लेना है, केवल अपने नागरिक का लेना है। कारक लागत पर, कारक लागत मतलब कि फैक्टर कॉस्ट, मतलब जुड़ेगा टैक्स, घटेगा सब्सिडी। शुद्ध बोल दिया मतलब हो गया नेट, ठीक है, शुद्ध बोल दिया मतलब हो गया नेट, और राष्ट्रीय बोल दिया मतलब देशभक्ति भावना जागृत कर लीजिएगा, केवल हमारे निवासी के द्वारा जो उत्पन्न है वो। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त होने वाला शुद्ध कारक आय, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, ये सबको मिला करके शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बनेगा, मतलब हमारे राष्ट्र के उपयोग करने वाला आय जो होगा ये सब होगा। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्लस चालू पुनः स्थापन लागत। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, कारक लागत पर मतलब फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से सरकारी
विभागीय उद्यमों की संपत्ति और उद्यम वृद्धि से प्राप्त आय को घटा देना है और गैर विभागीय उद्यमों की बचत को माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। ये सब उतना नहीं आता है, ये सब उतना नहीं आता है, ठीक है। आता यहाँ तक बहुत है इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये वाला राष्ट्रीय आय जिसे कहा जाता है। तो कभी भी कहा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हम क्या देखें, जीडीपी देखें कि जीएनपी देखें कि एनडीपी देखें। तो आप कहते हैं ना कि भैया शुद्ध है अगर और राष्ट्रीय आय है तो सब एन हो जाएगा, सब एन हो जाएगा। मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे, जोड़ दो टैक्स घटा दो सब्सिडी, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। निजी आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बता दिया, जितना आपके पास आ रहा है खर्च उसमें से आप टैक्स वैक्स दे लो, बचत कर लो, ऋण ना बढ़े, उसके बाद आप जो खर्च कर पाएंगे वो आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य योग्य आय होगा। तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर और राष्ट्रीय परिवार के द्वारा विविध कार्यों पर। देखिए राष्ट्रीय आय को मापने की विधि एवं आधार वर्ष में किए गए परिवर्तन। एनएसओ देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष 2004-5 में संशोधन करके 2011-12 कर दिया था। आधार वर्ष मतलब जिसे हम गणना करते हैं तो उसको आधार वर्ष कहते हैं। उसके बाद ये सब छोड़िए, आय का अनुमान। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अनुमान लगाया गया था, दादा भाई नौरोजी वाला, हिस्ट्री याद आ गया होगा। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय रुपया में 20 रुपये बताया था 1868 में, ठीक है। फिर लॉर्ड देखिए मेजर एल्विन बेरिंग, ये सब आता नहीं है उतना, दादा भाई नौरोजी का याद रखना है। लॉर्ड कर्जन, मतलब इसके पहले भी राष्ट्रीय आय के बारे में क्या अनुमान लगाया गया था। VKR राव देखिए 62 रुपये 1931-32 में किया गया था, एक नज़र मार सकते हैं इसके ऊपर। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय के सबसे पहले सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में लगाया था, वाणिज्य मंत्रालय ने। और 1949 में महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय मान लीजिए पहले कब प्रयास किया गया, तो 48-49 में किया गया था। महानलोबिस महान थे, बहुत महान लोग ही इतना बड़ा काम कर सकते हैं। महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और 48-49 के देश की राष्ट्रीय आय 8650 लगभग 9000 करोड़, प्रति व्यक्ति आय 246 मतलब लगभग 250 रुपये बताया गया था आय, और लगभग 9000 करोड़ बताया गया था राष्ट्र का, ये जारी किया गया था। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें बताया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवा वस्तुओं का मूल्य, वही सब चीज़ें हैं। मध्यवर्ती स्टॉक की गणना, बिका हुआ अंतिम उत्पाद मूल्य, मकान मालिक के द्वारा स्व आय से प्रयुक्त करने वाला ब्रोकर कमीशन, सैनिक सुरक्षा पर व्यय, निःशुल्क सेवाएं, कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला लाभांश। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ये पूरा दिया हुआ है। और राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें, ये भी दिया हुआ है। इसको चाहे तो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए, अभी तक तो नहीं आता है ये सब क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई और समस्याएं क्या होती हैं। बहुत सारी विधि हो गई हैं, है ना, बहुत सारी विधि हमने देखा, उत्पाद आय विधि और व्यय विधि, तो बहुत सारी विधियां हो गई हैं। अमौद्रीकृत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो आकलन नहीं किया जाता है। जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया, फल सब्जी उगाना हो गया अपने उपभोग के लिए, सबको नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का भी अभाव रहता है। दोहरी गणना की समस्या है, स्टॉक में मूल्यांकन की समस्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समस्या तो आप जान ही रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये धारणीय विकास उस प्रक्रिया से जो भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम योग्यता को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये धारणीय विकास हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चाहे तो पॉज करके इस क्वेश्चन आंसर को देखो, टिक मारा हुआ है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तो आप चेक कर लेंगे कि अभी जो आप पढ़े हैं वो आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए मैं स्लो कर रही हूँ उसको। यहाँ पे पॉज करके ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एक बार कोशिश करिए टिक मारने की, ठीक है। और नीचे मेंस के भी क्वेश्चन है ये वाले, इसको भी एक बार देखिए कि क्या इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको स्किप तो किया ही नहीं जा सकता। तो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आशा है कि समझ में आया होगा दोस्तों। और बताइएगा कैसा लगा। अगर समझ में आया होगा तो ये हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठा लेंगे। ये वाला चार्ट तो हमेशा उपयोगी है, और एक बार अगर क्लियर हो गया तो किसी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। बहुत कठिन विषय था, सरल शब्दों में कोशिश किया समझाने का एग्जाम्पल के साथ,
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। नमस्कार।